अच्छा जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली। हम आज से पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज से वो है यूआई और यूएक्स। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, और थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँगा, सजेस्ट ही करूँगा कि अगर थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ो, बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है। आप लोगों को लगेगा स्टार्टिंग में यार बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, बहुत अजीब सा है, जल्दी खत्म करें टॉपिक। देखो, बोरिंग अगर समझोगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे पढ़ोगे कि जो वेब डिज़ाइनिंग अभी तक की है उसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें यूआई यूएक्स के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो वेब डिज़ाइनिंग यानी एचटीएमएल सीएसएस या जावास्क्रिप्ट वगैरह के बाद जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, या ये हम लेक्चर्स के अंदर अप्रोचेस क्या लगानी चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, आगे हम इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह से इन सारे जो हमारा जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको किस तरह से डील किया जाता है, ये हम सब कुछ यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग या यूआई यूएक्स डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अंदर थ्योरी इसलिए है क्योंकि हमें आगे जाकर जो काम भी करना है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ एक यूआई यूएक्स डेवलपर की, तो आगे यूआई यूएक्स डेवलपर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोडिंग ही करता रहे। ठीक है, यूआई यूएक्स जो डेवलपर होता है ना, उसको सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, न सिर्फ कोडिंग, उसे हर चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसका डिज़ाइन कैसा जा रहा है आगे, उसका डिज़ाइन इंटरेक्टिव है भी, बस वो लेट से कहते हैं ना कि मेहनती ना हो वो, क्योंकि मेहनती तो गधा भी होता है। ठीक है, समझ के मेहनत करनी है कि मेहनत कर किस चीज़ पे रहे। ठीक है, एक अच्छा डिज़ाइनर, अच्छा डेवलपर बनने के लिए ना आपको समझ के मेहनत करनी है कि आप मेहनत कर किस चीज़ पे रहे हो, और मेहनत का फ़ायदा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि वही बात, मैं वही वाली बात रिपीट करूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन उसके ऊपर आप लेट से कोई भारी चीज़ ला दो, कोई भारी चीज़ उस पर रखो और फिर उसको चलाओ, या फिर उसके ऊपर आप रुई रख के और फिर आप रुई रखो और उसको उसको चलाओ, वो एक ही एक्सप्रेशन देगा कि उससे उठ नहीं रहा वजन, उससे परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके अंदर अकल नहीं होती। तो मेहनत करनी है, बट मेहनत करनी है अच्छी वाली, और मेहनत ऐसी करनी है जिसका कोई आउटपुट हो। कभी भी ऐसी मेहनत नहीं करना जिसका कोई आउटपुट ना हो, कभी भी कोई ऐसा काम ही ना करो जिसका कोई आउटपुट ना हो, क्योंकि ऐसे काम का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यूआई यूएक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अभी तक हमने जो वेब डिजाइनिंग की है इसको हमें आगे कैसे लेके चलना है। इंडस्ट्री के अंदर अगर जाएंगे तो इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होगा, टेस्टिंग कैसी होगी, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यूज़र के पास वेबसाइट ले जाने से पहले, या ये समझ लो कि अपनी वेबसाइट को किसी भी यूज़र को बेचने से पहले, या यूज़र को वेबसाइट के अंदर किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है यूज़र के लिए, कि यार यूज़र के लिए इंटरेक्टिव अगर मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ तो वो इंटरेक्टिव डिज़ाइन के अंदर मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो फिर वो जाके इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनेगा। ये सारी चीज़ें हम यूआई यूएक्स के अंदर इंशाल्लाह इन 5 से 6 सेशंस के अंदर कवर करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि एक दिन में अगर हम 2 सेशंस कर लें, ठीक है, जैसे आज का सेशन है, आज मैं एक दिन में एक ही सेशन कराऊंगा क्योंकि अभी आप लोगों के लिए टॉपिक नया है। ठीक है, आज का सेशन हम इंशाल्लाह एक दिन में एक ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होंगे वो हमारे मे बी एक सेशन ऐसे भी होंगे, एक दो सेशन के हम एक दिन में 2 सेशन कर रहे होंगे। टोटल इसके अंदर 5 से 6 सेशन है यूआई यूएक्स के अंदर। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दी खत्म कराऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कराऊं। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास के एंड में भी और अब रोज की क्लास, ये यूआई यूएक्स के अंदर तो कम से कम, आगे बूटस्ट्रैप में भी, लेकिन यूआई यूएक्स के अंदर कम से कम हम ये करेंगे कि इनको हम असाइनमेंट्स बेस पे काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगा, कुछ 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा, उनको ज़रा से करके और मुझे बता दो, ठीक है, कि हमें समझ में आ रहा है। सही है, तो वो 3-4 क्वेश्चन आपने लेट से, आज पहला सेशन है तो पहले सेशन में से जो कर सकते हैं वो देखेंगे, फिर कल दूसरा तीसरा सेशन अगर नेक्स्ट क्लास में पड़ा तो फिर उसमें से देखेंगे आप लोग किस तरह से कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आप लोग क्लास के एंड पर, टाइम दिया करूंगा मैं शाम तक का या रात तक का, आप लोग क्वेश्चंस का आंसर मुझे क्लासरूम के ऊपर वर्ड की फाइल में, या लेट से कभी ऐसा होगा मैं एक ही क्वेश्चन दूंगा, नीचे ही उसका आंसर लिख देना। तो इस फॉर्म के अंदर मैं क्वेश्चन आपको देता रहूंगा और आप मुझे उसके आंसर्स हैं वो देते रहना। ठीक है, और वीडियोस का बस मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 1 से 2 दिन का, इंशाल्लाह सेटल करते हैं वीडियोस को भी। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से मुझे अभी भी 5 असाइनमेंट्स मिले हुए हैं जो मुझे खुद तक जमा कराने हैं, तो थोड़ा सा मेरे ऊपर बटन अभी आजकल आया हुआ है यहाँ का भी और वहाँ का भी। तो बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो 1-2 दिन का, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा अपना बटन हल्का करूँ, काम वाम करके सबमिट कराऊँ यूनिवर्सिटी का, और बस सुकून में आ जाऊँ ज़रा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। हम आज के इस टॉपिक के अंदर जो आज की स्लाइड है, ये स्लाइड्स मैं आपको दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लें। अभी क्लास के एंड पे मैं क्लासरूम पे अपलोड करूंगा आपके सामने, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी सेशन हम पढ़ेंगे 5-6, सबकी स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक है, आप उनको पढ़ सकते हैं, पेपर में भी आप चाहो तो इन स्लाइड्स को पढ़कर जा सकते हो।
ठीक है। आपका पेपर जो इंशाल्लाह होगा अभी करीब में, उसके अंदर भी आप उसमें भी आप इन स्लाइड्स को पढ़ के अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं होगी आपके लिए। अच्छा, इन दिस सेशन हम लोग पढ़ रहे होंगे भाई यूआई यूएक्स क्या, बेसिकली यूजर इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, और यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है। लिस्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को देख लेंगे इंटरफेस डिजाइन के, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स देख लेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन के, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम एक अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन ये डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन देखेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन के जो प्रोसेस होता है उसको पूरे बनाने को, उसको पूरे प्रोसेस यानी उस पूरे डिजाइन को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो देख लेंगे, और जरा सा मॉडल्स देख लेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे देखो, एक अदद आपके पास मशीन बनी हुई है, ठीक है। इस मशीन को देखना ध्यान से, और मैं ये जो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे उसको बस सुनना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज यूजर इंटरफेस यानी यूआई, ठीक है। यूजर इंटरफेस इज दी मीन्स बाय विच अ यूजर एंड अ कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्ट। यूजर इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा मीन्स होता है जिसके थ्रू यूजर और कंप्यूटर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट कंप्राइजेज बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बटन्स और सॉफ्टवेयर यानी बटन्स का मतलब होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दोनों पे कंप्राइज कर रहा होता है, ठीक है। टिपिकली यूआई जो यूआई कंप्राइजेज होता है ऑफ टेक्सचुअल ग्राफिकल और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, वो सारी चीजें उन पे होता है। और जो कंट्रोल होता है हमारे पास, कंट्रोल सीक्वेंस हो गए, बटन हो गए, लेट्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स हो गए, इनके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, इसके थ्रू अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करके यूजर इंटरफेस बेसिकली एक जनरेट कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक मशीन बनी हुई है, ठीक है, और आई थिंक ये एक एटीएम मशीन है। हाँ नहीं, एटीएम मशीन नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है, ये है एक क्या कहते हैं, ये टेलर मशीन है, सॉरी। टेलर मशीन एटीएम मशीन भी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी पुरानी टाइप की मशीन है ये, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसके अंदर देखो यूजर इंटरफेस किस तरह से चल रहा है, बटन के थ्रू काम कर रहा हूँ तो सामने का जो स्क्रीन का एरिया कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। कार्ड इंसर्ट करूंगा तो मुझसे एटीएम पिन मांगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर यूजर इंटरफेस को बनाती है। अगर मैं कार्ड इंसर्ट ना करूँ तो स्क्रीन एक ही जगह पे रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। कितने भी बटन प्रेस कर लूँ स्क्रीन अकाउंट वाले एरिया में नहीं जाएगी, क्योंकि कार्ड ही नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये अगर आप एग्जाम्पल कुछ तरह समझो कि वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मिलाकर ये यूजर इंटरफेस बेसिकली बन रहा होता है। अच्छा, व्हाट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूएक्सटी। यूएक्सटी आप लोगों ने सुना होगा, यूएक्सटी डेवलपर या यूएक्सटी डिजाइनर, ठीक है, आप लोगों ने कहीं ये टर्म सुनी होगी। व्हाट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन इज द डिजाइन ऑफ वेबसाइट, ठीक है, अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये इन चीजों का डिजाइन होता है, ठीक है। यूआई डिजाइन ब्रिंग्स टुगेदर द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा होता है कहाँ कहाँ से, इंफॉर्मेशनल आर्किटेक्चर से, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा होता है, हम फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर, अपनी स्ट्रक्चरिंग को और अपनी जो लेबलिंग है ना उसको, जो कंटेंट की लेबलिंग है उसको हम फोकस कर रहे होते हैं, उस पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। एन इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड लेबलिंग कंटेंट इन एन इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे, ठीक है। एक अच्छा इफेक्टिव और सस्टेनेबल वे के अंदर हम इन सब चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरिंग और लेबलिंग को, ठीक है, अपने कंटेंट की। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर, यूएक्सटी के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सही नहीं होगा ना, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूजर को सही से इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे कि आपकी वेबसाइट के कौन से हिस्से में क्या चीज़ अवेलेबल है। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, वेबसाइट एक मेडिकल क्लिनिक की है, ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल है लेट से, या एफटेक की बात कर रहे हैं, या मैं अपनी अपनी मिसाल लेता हूँ, मैंने अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई, लेकिन मसला क्या है, मेरी वेबसाइट के अंदर हर जगह पर पिक्चर्स लगी हुई है, मेरी हर जगह पे लेट से बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, लेट से ये करते हैं, इनको ये चीज़ें आती है, मैंने लिखा हुआ मुझे ये यूआई यूएक्स आता है, HTML CSS आती है, एमएस ऑफिस आता है, MVC iOS डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मैंने लिखा हुआ दो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है ना उसको इस तरह से सेट नहीं किया हुआ। यूजर जब आते हैं ना तो यूजर कंफ्यूज होता है कि ये क्या काम कहना चाह रहे हैं, ये क्या बात करना चाह रहे हैं, यूजर कंफ्यूज होता है। तो ये चीजें मुझे देखनी है, मैं हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को, लेते हैं मेरे हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है, अब हॉस्पिटल के अंदर अगर मैं यही लिख दूँ ये डॉक्टर हैं और हमारे पास ये डॉक्टर हैं और हमारी ये ब्रांचेज हैं, लेकिन मैं ये ना लिखूँ कि हमारे हॉस्पिटल का जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर है उसके अंदर
मेरा हॉस्पिटल कौन कौन सी डिजीज को डील करता है, मेरा हॉस्पिटल मलेरिया, फ्लू, लेट से स्नीजिंग, कफिंग और इन चीज़ों को डील करता है? नहीं करता। क्योंकि यूजर को तो ये देखना है ना कि हॉस्पिटल कौन सी डिजीज को डील कर रहा है। अगर उसको यही नहीं पता चलेगा, यही नहीं पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, वेबसाइट पर आएगा ही नहीं। वो कहेगा यार हॉस्पिटल तो बिल्कुल बेकार है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं किसी हॉस्पिटल को जाता हूँ जहाँ पे मेरी मतलूबा, लेट से मुझे अगर फ्लू हो रहा है, तो मेरा जो भी मेरी मतलूबा डिजीज है उसका हल मुझे मिल जाए, उसके लिए मुझे डॉक्टर या उसके लिए मेडिसिन मुझे सजेस्ट कर दी जाए। सही है। तो यूजर हमेशा ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ उसको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही होगी। आपकी वेबसाइट के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन पास करोगे वो सही होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लैक ना करे। बस कहने का ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, फिर इंटरेक्शन डिजाइन। आपका जो डिजाइन है, देखो इंटरेक्शन डिजाइन क्या कर रहा होता है, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इंगेजिंग इंटरफेस विद वेल थॉट ऑफ बिहेवियर। ठीक है। इंटरेक्शन डिजाइन के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप बेहतर से बेहतर अपना जो यूजर इंटरेक्शन है ना, यूजर जो डिजाइन है उसको बेहतर से बेहतर करो। ठीक है। जितना अच्छा आपका डिजाइन होगा, जितना इंगेजिंग आपका डिजाइन होगा, इन्फॉर्मेशन तो होगी होगी, लेकिन अब क्या करो, साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी लेके चलो कि आपका जो डिजाइन है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। इंगेजिंग होना चाहिए। यूजर अगर आए तो यूजर ये चाहे कि यार बेशक, लेट्स से एक वेबसाइट है, नाम लूंगा मैं, साउंड क्लाउड की बात करते हैं। साउंड क्लाउड वालों ने क्या किया है, अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा बनाया हुआ है कि साउंड क्लाउड पे सबको होता है। साउंड क्लाउड पे क्या होगा, साउंड क्लाउड पे म्यूजिक होता है। ठीक है। और आप जाके वहाँ पे सर्च करो कोई भी म्यूजिक, आपको वो म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। लेकिन साउंड क्लाउड पे फायदा ही क्या होता है, साउंड क्लाउड का उन्होंने यूजर इंटरफेस इतना अच्छा सा बनाया हुआ है। अगर आप लोग देखो ना कभी जाके, साउंड क्लाउड के यूजर इंटरफेस इतना अच्छा सा बनाया हुआ है कि आप जब भी जाओगे ना तो आप सोचोगे यार इनकी कलर थीम कैसी है, इन्होंने कलर थीम हर जगह पर कैसे मैनेज करके रखी हुई है। उनके ऑप्शन कभी कभी लगता है मुझे बहुत महदूद है। ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन है, थोड़े से अगर ये ऑप्शन बढ़ा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ और करके देखोगे ना, तो वो जो ऑप्शन है वो इतने ज़्यादा फर्म है, इतने ज़्यादा उनके अंदर हर चीज़ में इंफॉर्मेशन में इतनी अच्छी दी हुई है, अपना डिज़ाइन इतना इंटरेक्टिव बनाया हुआ है कि मैं एक जो म्यूज़िक नहीं सुनता। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे नाते वगैरह भी सुननी होती है, मैं कोई ऐसा काम भी करना होता है, मैं साउंड क्लाउड को प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर है ना, इन्फॉर्मेशन सही होती है वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे उनका जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, लेट अगर मुझे नाते वन खबर सुननी होती है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, मैं वहाँ पे जाऊँगा या मुझे MP3 डाउनलोड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साउंड क्लाउड पे एक एक्स्ट्रा वे अपनाता हूँ, अलग से मुझे डाउनलोडर से डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन मैं ज़्यादा साउंड क्लाउड पे हूँ। क्यों? क्योंकि हर चीज़ इंगेजिंग है, इंटरफेस बहुत सादा है, डिसेंट है, और इन्फॉर्मेशन मुझे सही मिल रही है। ठीक है। अगर मुझे कोई वहाँ पर क्रिएटर मिल रहा है तो वो क्रिएटर सही होता है। वो क्रिएटर उसी अलग से, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर वहाँ पे क्रिएटर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना तमाम जितनी भी अपने कलेक्शन है वो एक सही वे के अंदर अपलोड कर रहा हूँ, एक सही वे के अंदर पब्लिश कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने इंटरफेस को इतना अच्छा, इतना इंगेजिंग बनाया हुआ है कि यूजर किसी और वेबसाइट की तरफ जाने से पहले सोचता है यार मैं इसको विजिट कर लेता हूँ, क्या पता ये ज़्यादा इंगेजिंग, ज़्यादा काम की हो वेबसाइट। ये मसला है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इंगेजिंग और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर से भरपूर वेबसाइट्स होती है जिनके अंदर डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, और डाटा की रिप्रेजेंटेशन के साथ जो कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है, टोटल बटन्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, डिव्स हो गई, इमेजेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है, इन सबको अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया जाए, उस वेबसाइट की तरफ जाते हैं। फिर विजुअल डिज़ाइन आ गया। विजुअल डिज़ाइन किस चीज़ को देखता है, ये स्टैटिक्स ऑफ साइट को देखता है। यानी आपकी साइट कितनी ज़्यादा स्टैटिकल, इतनी ज़्यादा डिफरेंट इंटेलेक्चुअल है कि ऐसा तो नहीं है कि हर जैसी वेबसाइट, हर नॉर्मल वेबसाइट आपकी वेबसाइट जैसी लगेगी। नहीं, आपकी वेबसाइट स्टैटिक डिज़ाइन होना चाहिए, बहुत यूनिक सा डिज़ाइन होना चाहिए, अच्छा एंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ खराब है, मुझे थोड़ा सा अभी भी ना फ्लू वगैरह थोड़ा सा है मुझे, तो इस आवाज़ अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करे तो यार उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। क्योंकि अभी मैं बेहतर हो रहा हूँ, रिकवर तो कर रहा है, लेकिन इतना कोई तेजी से नहीं कर रहा। नजला मुझे होता है, फ्लू होता है तो बहुत स्लो स्लो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, the overall goal of the UXT is to make the user experience and interaction as simple, not efficient as possible, and sorry, not and efficient as possible। देखो, यूजर का एक्सपीरियंस हमेशा सिंपल और एफिशिएंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें लगा दो। अगर मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप, जरूरी नहीं है कि अपनी वेबसाइट को आप गोला गंडा बना दो, यानी कितने सारे कलर्स भर दो कि ऐसा लगे कि हम रेनबोज की शॉप पे आए हैं, बहुत सारे रेनबोज यहाँ पे मिल रहे हैं और हम ना उसमें से कोई एक रेनबो का कलेक्शन जो है वो रेनबो के साथ पिक्चर बनी हुई है, डिप्स है, उसमें सात सात कलर है। अब ग्रेडियंट सीख लिया हमने,
तो डिव के अंदर साथ साथ कलर ऐड कर लिए, ठीक है। ऐसा ना हो, कोशिश ये करनी है कि अपनी वेबसाइट को सिंपल, डिसेंट बट एफिशिएंट और इंटरेक्टिव रखना है, और बेस्ट वेज जो पॉसिबल है उनके अंदर अपनी वेबसाइट को कम से कम कोड करके, कम से कम काम करके बेहतर से बेहतर उनका डिजाइन यूजर को शो करना है, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर इनपुट कंट्रोल्स है, नेविगेशनल कंट्रोल्स है, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स हैं, और आपके पास क्या चीज़ है, मेरे पास बेसिकली कंटेनर है। अब इनपुट कंट्रोल्स आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, और इस तरह की सारी चीज़ें इनपुट कंट्रोल्स के अंदर आ जाती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं कि आप अपना यूजर इंटरफेस डिजाइन है। अब इसके साथ भी आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, जाहिर है, ठीक है। हमने हमने देखी है किस तरह से बॉर्डर रेडियसेस, कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर किस तरह से अप्लाई करता है, हमने HTML के अंदर सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। और मुझे याद है मैंने इसकी क्लास के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स में स्टाइल वगैरह भी देना सिखाया था, ठीक है। और आई थिंक हम लोग जिस दिन एक टेम्पलेट का वो कर रहे थे, छोटा सा पार्ट, एक हम थीम वाला काम, एक छोटा सा पार्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर मैंने दिखाया था। तो आप उसकी मदद से ये सारा काम कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स का कलर वगैरह चेंज करना, इस सारी चीज, हर चीज को इंटरेक्टिव बनाना है आपने, लेकिन वही वाली बात की गोला गंडा नहीं करना। फिर नेविगेशनल कंट्रोल्स, आपने अपनी वेबसाइट को नेविगेशनल कंट्रोल्स के थ्रू इस तरह सेट करना है कि लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेजेस है, 50 पेजेस है, ठीक है, जो कि आमतौर पर वेबसाइट्स में होते ही होते हैं, इवन लोग तो और भी ज्यादा, वेबसाइट्स मजीद बहुत सारे पेजेस के ऊपर जा रही होती है, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 50 पेजेस भी है, ठीक है, तो आपने अपनी वेबसाइट को इतना नेविगेशनल कंट्रोल के साथ खेलना है, इस तरह से काम करना है कि अगर यूजर फर्स्ट पेज पर है ना, तो उसको सिर्फ जरूरत के तौर पर तहत जरूरत वाले पेजेस के ऊपर आप कंट्रोल देना है, ठीक है। लेट्स अगर आपको, आप ये चाह रहे हो कि फर्स्ट पेज वाला यूजर, मैं ये चाह रहा हूँ, यानी पर्सनल में ये ख्वाहिश है, या मैं मेरा डिजाइन इस तरह से, मैं ये चाहता हूँ कि अगर यूजर फर्स्ट पेज पर है ना, तो ये बेहतर है, इट्स बेटर कि यूजर अभी सिर्फ 4 से 5 पेज का कंट्रोल दे, यानी यूजर सिर्फ अभी अबाउट उस पे जा सके, होम पे जा सके, शॉप नाउ पे जा सके, ठीक है, और लेट्स से कॉन्टेक्ट पे जा सके। शॉप नाउ पे जाएगा तो शॉप नाउ के बाद मजीद ऑप्शन उसके सामने अपेयर होने लगेंगे, फिर किसी और पेज पे जाएगा, उसके बाद मजीद ऑप्शन अपेयर होने लगेंगे, फिर किसी और पेज पे जाएगा, मजीद ऑप्शन अवेलेबल होने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे एक्सप्लोर करता जाएगा यूजर, उसको नेविगेशन अच्छी से अच्छी मिलती जाएगी, यानी आप हर पेज से फिर दूसरे पेज का लेट्स आपने कोई बटन एक कॉल करा दिया कि यार इस पेज पे जाने, आप यहाँ पे अपने लेट्स एक बटन कॉल करा दिया, या कोई कोई एंकर के टैग के थ्रू कोई टेक्स्ट लेबल टाइप का कॉल करा दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, जरूरी नहीं है कि पहले पेज पर ही सारे पेजेस के अपने नेविगेशन दे दिए, आप अलग अलग पेजेस के साथ खेलोगे, अलग अलग पेजेस के साथ काम करोगे, ठीक है। अब देखो नेविगेशन अब तुम लोगों को बनानी आती है, लेट्स से मैंने लिस्ट बना दी है। अब लिस्ट जरूरी नहीं है कि टॉप के मैंने लिस्ट मेन्यू जो बना दिया उसमें मैंने सारे ही पेजेस के पहले ही पेज के ऊपर लिंक दे दिया, नहीं, आप अलग अलग पेजेस के ऊपर भी अलग अलग पेजेस के लिंक दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहले पेज पर ही पूरी वेबसाइट को लिंक कर दो, नहीं, आप नेक्स्ट पेज पे दे दो लिंक, ठीक है। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे पास लेबल्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, टेक्स्ट हेडिंग। एक और चीज, एसईओ का आप लोगों ने कहीं सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ आपको फायदा देती है कि आप अपनी वेबसाइट को ना गूगल की रैंकिंग पे नंबर 1 करके ला सको। लेट्स से अगर आप कुछ सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, ठीक है, आप लिखो, फिर गूगल पे लिखो आप फेसबुक, तो क्या होगा, फेसबुक ओपन हो जाएगी और फर्स्ट लिंक जो है ना फेसबुक का आ रहा होगा। गूगल पे फर्स्ट लिंक सर्च करोगे तो फेसबुक का आएगा, ठीक है। फेसबुक ने क्योंकि अपनी एसईओ की हुई है, एसईओ में क्या होता है, एसईओ के अंदर अपनी रैंकिंग को आप नंबर 1 पे ला रहे होते हो। अच्छा, एसईओ थोड़ी बहुत ना अपनी वेबसाइट के अंदर आप भी कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, आप अपने H1 के जो टैग्स है ना, ज्यादातर ऐसे रखो जो कि कॉमन पीपल सर्च करते हैं, यानी आम आदमी सर्च करेगा। लेट्स से आपकी वेबसाइट है किसी ऑनलाइन फोन स्टोर की है, ठीक है, आपकी कंपनी है लेट्स से आईफोन की, अब आपकी आईफोन की वेबसाइट है, ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा iPhone 11, iPhone 11 लिखा ना, तो सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास, जो मैंने iPhone 11 लिखा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही iPhone 11 मेरा एप्पल की वेबसाइट के ऊपर आ गया। ये देखो, इन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पे हेडिंग के अंदर रखा हुआ iPhone 11, इस पे इसके ऊपर देखते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर iPhone 11 लिखा हुआ होगा।
बहुत सारी जगहों पे इन्होंने आईफोन 11 की ब्रांडिंग की हुई होगी, इस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पे इन्होंने आईफोन 11 की ब्रांडिंग की हुई होगी। सही है। इन मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने बहुत सारी, अगर तुम लोग देखो ना, एप्पल वाले अपने फोन को ये नहीं कहते ये नया स्मार्टफोन है, कहते हैं नया आईफोन है। तुम लोगों ने नोट किया होगा। ये क्या करते हैं, इनका एसईओ, ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रांगली अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं। ये लोग ये नहीं कहते हमारा नया स्मार्टफोन है, हमारा नया फोन है, हमारी नई डिवाइस है ये। आईफोन वाले यूजर्स कहते हैं मेरे पास फोन है, लेक्चर में मैं आपकी बात करूँ, मेरे पास फोन है ना, मेरे पास है स्मार्टफोन, मैं कहूँगा मेरे पास स्मार्टफोन है। आईफोन वाले कहते हैं हमारे पास आईफोन है। ये ये कह सकते हो आप लोग कि ये ब्रांडिंग करने का तरीका होता है, ये शो शो ऑफ करने का एक मेथड होता है, शो ऑफ करने का तरीका होता है। लेकिन मैं अगर देखूँ ना, मैं अपने हिसाब से, या मैं एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर आप लोग इस मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये मार्केटिंग करने का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने पास से फोन निकालूं और मैं फोन आपको दिखाऊं, देखो मेरे पास स्मार्टफोन है, और आप में से कोई आईफोन यूज कर रहा है, आप मुझे दिखाओ, आप कहेंगे सर ये देखें मेरे पास आईफोन है। ठीक है, हालांकि वो भी स्मार्टफोन ही है और शायद मेरे फोन से कम फीचर्स आपके आईफोन में होंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझसे क्या कहोगे, सर देखें मेरे पास आईफोन है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांड की मार्केटिंग इस तरह से की गई है कि उसकी आइडेंटिटी एक अलग बना दी गई है। हालांकि स्मार्टफोन कैटेगरी में वो लाई करता है, उसका प्रोसेसर शायद मेरे फोन से हल्का है, आप उतना अच्छा आप उतनी अच्छी गेमिंग ना कर सको अपने फोन में, जितने अच्छे हैवी टाइटल के गेम्स मेरे फोन में चल जाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर मेरा फोन आईफोन है, और आपका जो फोन होगा ना वो मेरे फोन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। हालांकि मैंने नई डिवाइस खरीदी होगी, लेट से मैंने 40-50 की नई डिवाइस खरीदी होगी, और मेरी डिवाइस आपकी डिवाइस से स्ट्रॉन्ग है, आपके आईफोन से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या होगा, आप फिर भी कहोगे सर मेरा आईफोन जो है वो आपसे ज़्यादा महंगा है। आपने वही आईफोन जो है ना 50,000 का लिया है, मैंने वही अपना स्मार्टफोन 40,000 का लिया है, और उसके अंदर स्पेसिफिकेशन 2-3 कैमराज हैं, लेकिन आपके पास वही आईफोन 6s या 7s होगा, इसके अंदर एक कैमरा है जो कि बैकग्राउंड ब्लर सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता, या लेट से पोर्ट्रेट मोड भी उसका एक ही कैमरे से होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता। जबकि मेरे पास जो फ़ोन है वो 3-4 कैमरास के ऊपर है, गेमिंग उसमें अच्छी होती है, बैटरी लाइफ उसकी अच्छी है, हैंग वो नहीं होता, सारी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। फिर भी आप कहोगे कि आपके पास, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं। आप किस तरह से एसईओ के इन कंपोनेंट्स का फायदा उठा सकते हो। यानी क्या होगा, आप अपनी चीज़ को इतना इंटाइटल कर रहे हो, इतना एम्फेसाइज कर रहे हो, इतना इम्पोज कर रहे हो किसी के ऊपर, कि अब वो क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा। लेट्स से कल को मैं भी अगर आईफोन खरीदता हूँ ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा यार मेरे पास स्मार्टफोन है और अच्छा स्मार्टफोन है, मैं कहूँगा मेरे पास आईफोन है। लेट्स से मैं आईफोन 11 खरीदता हूँ कल को, ठीक है इंशाल्लाह, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास मैं ये नहीं बोलूँगा यार मैं लेट्स से अपने दोस्त से बात करूँ, मैं ये नहीं कहूँगा यार मेरे दोस्त मैंने ना स्मार्टफोन खरीदा, मैं कहूँगा यार मेरे दोस्त मैंने आईफोन 11 खरीदा है। और मैं ये नहीं बोलूँगा वो है मेरे दोस्त मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीदा है 128 GB। समझ रहे हो, मैं इस तरह की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रांड को इतना ज़्यादा इम्बोज किया गया है, इतनी ज़्यादा उसकी इंटाइटलिंग की गई है, इतना ज़्यादा उसको इंस्पायर किया गया है कि अब क्या होता है, वो मशहूर है अपने नाम से। आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के अंदर आपने इस तरह के टैग्स यूज करना है। HTML H1 का जो टैग है, H1 से लेकर और H6 के सारे टैग आपने इस तरह से यूज करना है। मैं मिसाल दे रहा था एक फ़ोन की वेबसाइट की, तो लेट्स अगर आपकी फ़ोन की वेबसाइट है, लेट्स आप आईफोन फ़ोन कर रहे हो, ठीक है, अब लेट्स से आईफोन ऑन कर रहे हो, सब लोग आ जाए, हम उससे स्टार्ट करते हैं दोबारा। मजीद लोग आ जाए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। बहरहाल और लोगों का भी रखा हो, आप लोगों से भी कह दीजिएगा भाई, ये स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कम है क्लास के अंदर, ठीक है। मैं बार बार इस तरह से रिपीट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं,
और छुट्टियां फ्राइडे को खत्म हो गई थी, फ्राइडे को क्लास ले नहीं पाया मैं तबीयत खराबी की वजह से, लेकिन छुट्टियां उसी दिन खत्म हो गई थी। आप लोगों को आज सब लोगों को आना चाहिए था। जो लोग आए वो सबको बता दीजिएगा कि भाई सर कह रहे हैं कि छुट्टियां खत्म हुए, टाइम हो गया, तो आप क्लासेस दोबारा से ज्वाइन करें। अब मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि इसके बाद की जो क्लासेस हैं वो कौन से टाइमिंग होंगी, पहले मैं ग्रुप पैकिंग अनाउंस कर चुका हूँ। एक दो लोग जो बचे हैं भी आ जाए आई थिंक। चैनल का स्टार्ट करते हैं, बाद में ये लोग देख लेंगे, आगे यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स आपको ऐसे रखने हैं कि यूजर को परेशानी ना हो। अगर यूजर इंटरनेट पे भी सर्च कर रहा है ना, तो आपकी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि एसईओ किस तरह काम करता है कि ऐसा जो टाइम होता है ना, लेट से पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो आपके एक्टिव आवर्स होते हैं जिसमें यूजर ज़्यादा से यानी एक नॉर्मल यूजर एक्टिव होता है, वो टाइम होता है सुबह से लेकर का और शाम लेट से रात 10-11 बजे तक। गूगल क्या करता है, जो नॉन एक्टिव आवर्स होते हैं, गूगल सर्च इंजन के मुझे क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है, तो गूगल सर्च इंजन ये करता है कि जो आपके नॉन एक्टिव आवर्स होते हैं ना, जिस वक्त गूगल को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर उसके सर्वे के मुताबिक कि अभी जो एक्टिव आवर्स नहीं चल रहा है, यानी अभी जो ज़्यादातर पब्लिक है या अभी जो ज़्यादातर यूजर्स है वो कुछ सर्च नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है गूगल पर, या वो ज़्यादातर सर्च नहीं कर रहे हैं, वो अभी लेट से ज़्यादातर लोग अभी सो रहे हैं, जो हमारे रात के टच सोने का टाइम होता है लेट से 12 बजे से या 11-11:30 बजे से। ठीक है, उससे और सुबह वही 8-10 बजे तक जो नॉन एक्टिव आवर्स उसको लगता है अपने हिसाब से। ठीक है, वो उन टाइमिंग्स के अंदर सारे जितने भी H1 के टैग्स होते हैं, H2 H3 के टैग्स होते हैं ना, उनमें जितना भी डाटा होता है इंटरनेट पे गूगल के सर्च करने पे जितना भी आ जाए, ठीक है, वो सब फैच करता है और वो अपने पास एक टेबल बनाता है। उस सब सिर्फ वो टैग्स को, H1 के टैग्स, H2 के टैग्स, H3 के टैग्स, वो अपनी डेटाबेस के अंदर ही सारे टैग्स सेव कर लेता है। पूरी पूरी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट के लिंक्स नहीं, इनके अंदर मौजूद है H1 के टैग्स के लिंक, बस ये अपने पास सेव कर लेता है। अब कल को जब मैं उठूंगा, जैसे मेरी वेबसाइट आज बन के पब्लिश हो गई, मेरी वेबसाइट थी आईफोन की, मैंने अपनी वेबसाइट पे जैसे आईफोन वालों ने ब्रांडिंग की भी थी, इस तरह मैंने ठीक ठाक ब्रांडिंग कर दी अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब गूगल ने क्या किया, मैं दोपहर में शाम में वेबसाइट बनाई और मैं सो गया रात को, मैंने वेबसाइट पब्लिश कर दी थी। सुबह में उठा तो गूगल ने क्या किया था, पहले से वो सारे लिंक्स है वो कॉपी कर लिए थे। अब हुआ ये कि जब मैंने नेक्स्ट वेबसाइट सर्च किया, मैंने अपने दोस्त को, अपने कज़न वगैरह को दिया, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को कहा कि मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो, मेरा ये बिजनेस है, ये चीज़ है। वो गए, उन्होंने जाके सर्च करना शुरू किया। तो अब जो लिंक फर्स्ट लिंक पर आएगा ना, अब जो वेबसाइट फर्स्ट लिंक पर आएगी, एसईओ के अंदर सिर्फ यही नहीं होता, उसको और भी काम करने होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सिर्फ यही काम करना होता है, ये तो करना होता है, मजीद कुछ एडिशनल भी आपको एफर्ट्स करनी होती है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में एसईओ जब आएगा तो मैं बताएंगे मुझे। तो आपने अब यूजर ने क्या किया, सर्च किया, मेरी वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आ गई। ठीक है, और मैं खुश हो गया जी, वाह मेरी वेबसाइट के अंदर जो है वो इस तरह से सर्चेज बहुत अच्छे आ गए, क्योंकि मैंने ब्रांडिंग बहुत अच्छी की थी। वही मैं आईफोन वाला हूँ, मेरा फ़ोन स्मार्टफोन नहीं है, मेरा फ़ोन आईफोन है। ठीक है, तो मैंने वही वाली बात की कि भाई मेरी वेबसाइट की फर्स्ट नंबर आने लगी, मैं खुश माशाल्लाह से। ठीक है, हुआ ये कि अब मेरे यूजर्स को आसानी होगी जो मेरा कंटेंट सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना ज़्यादा वाजे किया कि जब मेरी वेबसाइट सर्च की जाएगी, उसको यूज़ किया जाएगा, तो सर्च करने पे, यूज़ करने पे बहुत इजी टू यूज़ हो जाएगी, वो यूज़र को इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, यार मुझे पहले बताते फुरकान, मैंने अब अटेंडेंस मार्क कर दी है, तुम चाहो तो क्लास ज्वाइन कर लो, मसला नहीं है, लेकिन अटेंडेंस अब मार्क कर चुका हूँ मैं, तुम पहले बताया करो मुझे। आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ करे, मुझे कम से कम इन्फॉर्म किया करें। मुझे शादिर ने मैसेज करके रात को बोला था कि सर मैं कल नहीं आ सकूंगा, मेरे रिलेटिव में डेथ हो गई है, तो मुझे पहले बता दिया करो। अगर नेट नहीं चल रहा था तो आप मैसेज कर देते मुझे। अब मसला ये अटेंडेंस लग चुकी है क्लास की, चाहो तो अब मतलब अच्छी बात है क्लास ज्वाइन करो, अगर हुआ तो मैं बाद में देखूंगा, अगर अटेंडेंस लग सकी तो मैं लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा कंटेनर, अब बारी आई कंटेनर की। अब मेरी वेबसाइट के अंदर जो कंटेनर होने चाहिए, यानी वही डिव्स की बात कर ले बेसिकली यार, डिव्स या बटन हो गए,
मेरी वेबसाइट की कंटेनर हमेशा ऐसे होने चाहिए, इंटरेक्टिव हो, यूज़र आए तो यूज़र को ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ी बड़ी डिव्स है, अजीब सी वेबसाइट लग रही है, यूज़ करने का दिल ही नहीं चाह रहा, ठीक है, या लेट से यूज़ करने के से इंसान सोच रहा है कि यार नहीं छोड़ो मैं वेबसाइट यूज़ नहीं करता, ये इतनी इंटरेक्टिव ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा वेबसाइट यूज़ करने के अंदर, ठीक है। इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट आपका लैग करेगा ना, तो आपकी वेबसाइट इंटरेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। वो यूज़र इंटरेक्टिवनेस जो है उसके अंदर नहीं रहेगी, आपको आपको खुद भी वेबसाइट यूज़ करने के अंदर मज़ा नहीं आएगा, यूज़र तो यूज़र आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हें पता था फुरकान, लेकिन इंसान को ये तो पता होता है ना कि मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही या प्रॉब्लम हो रही होती है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। जब मुझे लगता है मेरे पास इंटरनेट सही नहीं चला तो मैं टीचर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि हमारे टीचर्स भी हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं टीचर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सर मैं इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो जाहिर है मुझे भी उस वक्त इल्म नहीं होता, फर्स्ट टाइम उसके भी नाजिल नहीं होते। भाई किसी ना किसी तरीके से इंसान बता देता है, कोई मैसेज कर दो, कुछ कर दो, किसी ना किसी तरीके से पता चल ही जाता है फुरकान। चलो खैर है, मैं देखूंगा अटेंडेंस सही तो लगा दूंगा, इतना नहीं है, ठीक है। तो कंटेनर्स क्या कर रहे होते हैं, अब ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे गिवन भी है नीचे, ठीक है, इनको देख लेना, मैं इसलिए इनको डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ रीड ना करनी पड़े, आप लोग बाद में जब उसको रीड करने बैठो तो आप लोगों की चीज़ें समझ में आ जाए और वही चीज़ें इंशाल्लाह नीचे होंगी, तो मैं भी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स, डिव्स और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। आपको इनको ऐसे लेके चलना है कि यूजर इंटरेक्टिवनेस की तरफ जाए, ये यूजर को बोरिंग ना लगे, बेशक डिसेंट हो आपका कंटेनर, आपकी डिव, आपके आइटम्स बेशक डिसेंट हो, लेकिन वो आपके रूल्स को ब्रेक ना करें, यूजर इंटरेक्शन को ब्रेक ना करें, या ऐसा ना हो कि यूजर वेबसाइट पे आए और गायब चला जाए, वो ये सोचे कि यार वेबसाइट यूज करने के काबिल नहीं है, या ये वेबसाइट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं दे रही, ठीक है। ये रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सब यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और एक मरतबा देख लेना ये लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। सर्च सर्च फील्ड के अंदर वही आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू ही काम हो रहा होता है, ठीक है। टैग्स हो गए आपके नॉर्मल जो होता है, आइकन्स हो गए, इमेज क्लोजर्स हो गए, ठीक है, टूल टिप्स हो गई, नोटिफिकेशन हो गए, पेज बार हो गई, प्रोग्रेस बार, मैसेज बॉक्स हो गया। मोडाइल की हम लोग देखेंगे, मोडाइल विंडो चाहिए वहाँ पे आगे देखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। मैं इसीलिए पहले बूटस्ट्रैप पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि मोडाइल विंडो हो गई, पॉपअप हो गया, टूल टिप हो गई, प्रोग्रेस बार हो गई, ये बूटस्ट्रैप में पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें बूटस्ट्रैप के थ्रू करते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसीलिए बूटस्ट्रैप पहले पढ़ाना चाहता था, लेकिन अब सेशन के अंदर पहले यूआई यूएक्स है तो क्या करें, पहले यूआई यूएक्स करेंगे। इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट कंपोनेंट्स में आती है टूल टिप्स, नोटिफिकेशन और प्रोग्रेस बार। मैसेज बॉक्स इसी में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो डायलॉग्स या प्रिंसिपल्स होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है, हमने ऊपर देखा था जिसके हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो ये सारे होते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर, सिंप्लिसिटी, ठीक है, और विजिबिलिटी, टॉलरेंस, फीडबैक, यूजेबिलिटी। फीडबैक, स्ट्रक्चर, सिंप्लिसिटी और विजिबिलिटी, ये चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारी डिजाइनिंग के अंदर। यानी लेट से अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और मेरी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर ही नहीं है, सब कुछ आगे पीछे हुआ है, ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेरी वेबसाइट 12 घंटा बनी हुई है, सिंप्लिसिटी नहीं है मेरी वेबसाइट के अंदर, डिसेंसी नहीं है मेरी वेबसाइट के अंदर, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेरी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है, लेट्स से कंपोनेंट्स विजिबल नहीं है सही से, मैं देख रहा हूँ एक एक हेडिंग इतनी छोटी सी है, या एक छोटा सा मैंने टेक्स्ट लगाया था, हालांकि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लेफ्ट साइड पे छोटा सा बहुत मामूली सा लिखा हुआ है। अगर अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखो ना, यहाँ पे अपनी स्क्रीन जो भी आप लोगों को नजर आ रही है, तो उसके ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ है एपटेक लिमिटेड, लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा होगा। लेकिन अब देखो ये कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ बहुत छोटा सा है। अगर ये इसी ब्राउन से कलर के पीछे रहता ना, यहाँ पे ये जो ये कलर है इस कलर के साथ रहता ना, तो ये नहीं समझ में आता आप लोगों को, आपको कंफ्यूजन होती। लेकिन अभी देखो, अभी क्या है, एक ब्लैक कलर की अलग से स्ट्रिप लगाई गई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एपटेक लिमिटेड, ठीक है, साथ में इनका वो एपटेक का छोटा सा वो कॉपीराइट का जो लोगो होता है वो भी लगा हुआ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई एपटेक लिमिटेड नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये प्रोमिनेंट नहीं होता ना इस तरह से ब्लैक स्ट्रिप के अंदर, तो शायद आप कहते हैं यार हम लोगों का कुछ लिखा हुआ होगा, छोड़ो क्या करना पड़ के, ठीक है। हालांकि बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रोमिनेंट करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। आपको
आप अगर आप इस पूरी स्क्रीन को देखो ना तो आप जरूर पढ़ोगे एपटेक लिमिटेड लिखा हुआ, ठीक है। ये फायदा हो रहा होता है कि सिंप्लिसिटी का, बेशक सिंप्लिसिटी हो लेकिन विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ सिंप्लिसिटी नहीं हो, सिर्फ विजिबिलिटी ना हो, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब हो रहा है कि अगर यूजर कोई बटन आपका लेट्स से कोई बटन डबल बार बार क्लिक कर रहा है, या वो ये चेक कर रहा है कि हमने वो देखा था कि हम टेक्स्ट बॉक्सेस के जब बना रहे होते तो हम क्या करते थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट देते थे, उसमें नंबर्स नहीं आते थे। इनपुट टाइप नंबर्स दे रहे हैं, उसमें टेक्स्ट नहीं आता था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वैलिडेशन होती है, ये यूज करनी चाहिए हमें। क्यों यूज करनी चाहिए? ताकि हमारे पास, हम टेक्स्ट बॉक्स यूज नहीं करते, हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर से टेक्स्ट आता है, ठीक है। हम इनपुट टाइप नंबर यूज करते हैं, फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स यूज नहीं करते क्योंकि इनपुट टाइप नंबर के अंदर ना नंबर आते हैं, टेक्स्ट नहीं आता। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं देखने वाली। अब तब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज नहीं किया, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट या इनपुट टाइप नंबर या इनपुट टाइप, मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज करता, उसकी टाइप चेंज करके वो कर देता, मैं पासवर्ड कर देता। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने इनपुट और टाइप पासवर्ड वाली टाइप ही मैंने इनपुट की उसकी, तो क्या वो डायरेक्टली बना ही पासवर्ड के लिए, एक वैलिडेशन उस पर लग गई कि ये पासवर्ड का काम करेगा। छोटी छोटी चीज़ों को मुझे देखना होता है क्योंकि कल को यूज़र क्या करता, पासवर्ड के अंदर अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिखता और नॉर्मल टेक्स्ट वाली जगह पासवर्ड लिखता और लॉगिन करने की कोशिश करता, तो क्या होता, उसको कुछ नहीं मिलता, प्रोग्राम क्रैश होता। फिर उसके बाद आता है फीडबैक। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर फीडबैक का मैकेनिज्म लाजमी रखना है, ठीक है। यानी आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू फीडबैक का जो मैकेनिज्म है लाजमी रखना है। अभी फीडबैक और इसके अलावा विजिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी आगे पढ़ोगे, आगे मजीद ये चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे भी सेशंस के अंदर आप लोग ये चीज़ें देखोगे, खासतौर पर फीडबैक तो बहुत ज़्यादा देखोगे आप लोग, ठीक है। आपने यूज़र से फीडबैक लेते रहना है, हर कुछ टाइम बाद आप यूज़र से फीडबैक लो कि जी आपको वेबसाइट का यूज़ करना सही लग रहा है। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओ ना, कुछ भी लेक्चर में सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो, सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, आ गया मेरे पास। ये मुझसे हर जगह पूछ रहा होता है कि आपको इस पेज में कोई हेल्प थी, आपको इस पेज को यूज़ करके कोई हेल्प मिली, आपने कुछ यूज़फुल पाया इससे। मैं कम्युनिटी पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन देखना क्या होता है। अभी तक ने नहीं पूछा बट ये मुझसे पूछता है आमतौर पर। जैसे मैं एसक्यूएल सर्च कर रहा हूँ तो मैं कोई और पेज सर्च करता हूँ। एसक्यूएल सर्वर के नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये मुझसे आमतौर पर पूछ रहा होता है हर पेज के बारे में, क्या इस पेज में आपकी कोई हेल्प की, इस लिंक में आपकी कोई हेल्प की, क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ इसके अंदर, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये रहा, एक नया पेज यहाँ पे ओपन बिल्डर। ये देखो, आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप फीडबैक सबमिट कर सकते हो। आपने इसने मेरी हेल्प की या नहीं की, फिर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज दिस पेज हेल्पफुल, यस या नो। अगर नो करूँगा तो नो, यस करूँगा तो यस। अब बेशक इससे कुछ नहीं हो रहा, मेरा इससे कोई टाइम भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ यस करूँगा, खत्म। ये आप पूछ लेगा, अगर आपको मैसेज वगैरह लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, वरना स्किप करो, आपका फीडबैक डन हो गया, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आप ये कर सकते हो, लेकिन क्या ये फीडबैक इस वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। कैसे मीनिंगफुल हो सकते हैं कि इस फीडबैक के थ्रू ना ये वेबसाइट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ठीक है, अपना इंटरफेस बेहतर करेगी। अगर लेट्स से मेरे जैसे 10,000 लोगों ने इसको एक कमेंट दिया ना, सेम मिलते जुलते कमेंट्स दिए, तो ये वेबसाइट क्या करेगी, अभी वेबसाइट सोचने में मजबूर हो जाएगी कि यार तकरीबन 10,000 हमारे जो यूजर्स है ना वो सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको ज़रा सा इनहेंस करें, अपने इन फंक्शन को थोड़ा सा इनहेंस करें, तो यूजर्स हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे मजीद, ठीक है। ये फीडबैक वाला मैकेनिज्म आपने रखना है लाजमी। फिर रीयूजेबिलिटी, आपने ऐसा काम नहीं करना,
आपने ऐसे कंपोनेंट्स को इस तरह, आपने अपने कंपोनेंट्स को इस तरह से यूज नहीं करना कि कल को आप उसको रीयूज ना कर सको। आपने अपने कंपोनेंट्स को ऐसे यूज करना है, ऐसे बनाना है कि आप उसको कल को रीयूज कर सको, ठीक है, उनकी रीयूजेबिलिटी अच्छी हो सके। यहाँ पे ये चीजें सारी डिफाइंड है स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स के अंदर, ठीक है। ओवरऑल यूजर इंटरफेस का स्ट्रक्चर जो था उसका आर्किटेक्चर है पूरा, वही जो मैं बात कर रहा था कि सारा स्ट्रक्चर देखो, अभी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तरीके के साथ, लेकिन इसमें हर चीज वादे भी है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरे पास सिंप्लिसिटी है। वेबसाइट कितनी ज्यादा सिंपल है, ये आईफोन का पुराना वर्जन है, यानी आईफोन की वेबसाइट है बट थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। कितनी ज्यादा सिंपल है, सही है, बट हर चीज वही विजिबल है। ये मेरे पास जीमेल की वेबसाइट है, वही सिंपल है बहुत, बट वही हर चीज बहुत ज्यादा विजिबल है, हर चीज साफ नजर आ रही है, कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, हर चीज साफ नजर आ रही है। तो ये सिंपल एक लेट से फीडबैक फॉर्म इस तरह के होते हैं, अभी हमने देखा है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी। ये तो बहुत सिंपल है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने टॉलरेंस देखी, तो देखो टॉलरेंस के मतलब ये होता है कि अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से बनाओ कि कोई बग या एरर हो ना, तो एप्लीकेशन क्रैश ना हो, आपकी वेबसाइट क्रैश ना हो जाए, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए सोचो, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स की बात की कि उसको इतना हमने डील किया हुआ है कि आप उस पर प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। फिर हमारे पास यूजर इंटरफेस की कुछ टाइप्स आ गई। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज, जिसके अंदर कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेसेस आ गए, ठीक है, मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस आ गए, इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस आ गए, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास आ गए टच सेंसिटिव इंटरफेसेस आ गए, ठीक है, वेब बेस्ड इंटरफेसेस आ गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस आ गए। सबसे पहले देखते हैं कमांड लैंग्वेज इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो कमांड लैंग्वेज इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ मीन्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद अ computer program where the user issues commands to the program in the form of successive lines of text, ठीक है। आप कुछ लाइंस ऑफ टेक्स्ट के अंदर अपनी कमांड दे रहे होते हो, जैसे एम एस डॉस, अगर आप लोगों ने 9th या मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप लोगों ने एम एस डॉस के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने एम एस डॉस के बारे में सुना होगा। मैंने तो एम एस डॉस पे काम नहीं किया, मैं 9th क्लास बायो से पढ़ चुका हूँ, मैंने तो इंटर के बाद ही कंप्यूटर का वो देखा है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर जो बाकायदा है वो इंटर के बाद आया। मैंने 9th क्लास बायो से पढ़ी है, मुझे नहीं पता एम एस डॉस, अभी भी मुझे नहीं पता क्या होती है, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं करना क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ मैं क्या करूँगा एम एस डॉस के अंदर। लेकिन मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है थोड़ा बहुत इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह के अंदर, वो ये देखा है कि आप कमांड लाइन लिखते हो, और कमांड लाइन जब आप लिख लेते हो ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि लेट्स से आप सर्कल्स बना रहे हो, ठीक है, आप वो कमांड लाइन लिखते हो छोटी छोटी, ठीक है, और वो क्या होता है शेप्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट काम हो रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत बोरिंग सा इंटरफेस होता है, बहुत बोरिंग सा। जावास्क्रिप्ट आपको याद होगी कितनी बोरिंग सी, उतनी सादी सी, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस टेक्स्ट लिख रहे हो और खत्म। अभी हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, शुरू में लगेगा बहुत बोरिंग बोरिंग सी है, ठीक है। आगे सी लैंग्वेज सी शार्प पढ़ेंगे, शुरू में लगेगा बहुत बोरिंग बोरिंग सी है, फ्लेक्स स्क्रीन पे रिजल्ट देख रहे हैं बस, और कुछ है ही नहीं। लेकिन आगे चलोगे तो फिर इंटरेस्टिंग होने लगेगी। इसी तरह से मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, ये होता है हमारा कमांड बेस्ड लैंग्वेज, जो कमांड लैंग्वेज, यही समझ लो कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेस जो होता है वो ये होता है कि आप एक कमांड लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हो, अब वो जो आपको पूरा इंटरफेस है वो आपको कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेस कहलाएगा। मेन्यू बेस्ड का क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, तो यूजर को अलाउ करते हो कि वो कमांड्स को एक्सेस कर सके, कैसे, मेन्यूज के थ्रू, ठीक है। लेट से आपने चेक पॉइंट, कैश पॉइंट की बात कर लो, अगर कैश पॉइंट मशीन हो गई, आईपॉड्स और मोबाइल फोन हो गए, ठीक है। अब बटन बना हुआ है, बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे नेविगेशन, पीछे कमांड मैंने लिखी हुई है, लेकिन क्या होगा, यूजर बटन पे क्लिक करके दूसरी जगह नेविगेट कर जाएगा। लेट से कीपैड वाला फोन है, आईपॉड है, क्या कीपैड वाला फोन है वो पुराने वाले, ठीक है। बटन पे क्लिक किया तो टू दब गया, हालांकि टू सॉफ्टवेयर के थ्रू टू नहीं लिखा उसने, लेकिन मैंने बटन पे कमांड ऐसी सेट की थी कि वो बटन प्रेस करेगा तो टू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस हो गए। इसमें सॉफ्टवेयर मेन्यूज और हार्डवेयर मेन्यूज दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने स्मार्टफोन की बात करूँ, तो स्मार्टफोन में क्या होता है, मैं टू टू पे टैप करूंगा तो क्या होगा, टू लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। फिर नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस हो गए, इट अलाउज द यूजर टू स्पीक इन हिज नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। लेट से आप बात कर ले तो गूगल असिस्टेंट की, ठीक है, और आप बात कर ले एलेक्सा हो गई, सिरी हो गई, ठीक है, गूगल असिस्टेंट हो गया, इन सारी चीज़ों की अगर आप बात कर लो तो ये सारी चीज़ें
आपको फायदे देती हैं कि आप क्या कर सकते हो, अपनी नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज के अंदर आप बात करो और वो आपकी लैंग्वेज को समझ के आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं फोन बोलूँ ओके गूगल, तो गूगल एक्टिवेट हो जाएगा और गूगल मेरी बात को समझने लगेगा। अगर मैं अभी बोलूँ अपने फ़ोन में, लेट्स से मैं अगर आईफोन यूज़ करूँ, बोलूँगा हे सिरी, या मैं हे एलेक्सा कहूँगा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट्स से अमेज़न की कोई सर्विस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आप ये अब वो इंटरफेस जो है ना नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, इसके अंदर आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा जब आप कुछ बोल रहे हो। लेट्स से मैं अगर बोलूँ हे गूगल या ओके गूगल में कहूँ, ठीक है, तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में मुझे सिर्फ ये आ रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरा फ़ोन उस पर एक्टिवेट हो रहा है। मैं अगर ओके गूगल कहूँ, मेरा फ़ोन सिर्फ और सिर्फ उस पर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, बस मुझे ये दिखाई दे रहा है। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि इसका इंटरफेस कैसा होगा, मेरी जो बात है गूगल को वो दिखने में कैसी लग रही होगी। ये ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, या मुझे जो गूगल का जवाब है वो दिखने में कैसा लग रहा है, मैं तो सुन रहा हूँ ना उसे। अगर मैं से बात करूँ तो मुझे उसका जवाब देखने में कैसा लग रहा है, मैंने ये नहीं देखना। लेकिन इंटरफेस है वही कि मशीन और यूजर के दरम्यान का कॉन्टेक्ट, जो इनका इंटरेक्शन है वो कैसा है, वो ये इंटरफेस कहलाता है। तो हमारा इंटरेक्शन कैसा हो रहा है यहाँ पे, वॉइस के थ्रू हो रहा है, तो ये भी इंटरफेस कहलाएगा, ठीक है। टच सेंसिटिव इंटरफेस, यार लैपटॉप्स और मोबाइल सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। टैबलेट्स, लैपटॉप्स और फोन बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन एग्जांपल्स है ना वो यूजर इंटरफेस की है। वेब बेस्ड, आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे जो कीबोर्ड्स और माउसेज, या लेट्स से मैंने एक वेबसाइट पे गया और वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेशन का मटीरियल था। मैंने जावास्क्रिप्ट से एक पेज बनाया, उसके ऊपर दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए। अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, जावास्क्रिप्ट से एक पेज बनाया, उस पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए और वो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो दो नंबर्स ऐड होंगे ना, ये दो नंबर्स ऐड होने के साथ साथ मैं कीबोर्ड के थ्रू कर रहा हूँ ये काम। वन लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, या लेट से मैंने एडिशन का बटन प्रेस कर दिया और देन टू लिखा, तो क्या हुआ, 1 + 2 3 हो गए, ठीक है। अब ये दो नंबर ऐड तो हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दो नंबर ऐड भी हो गए और सारा मामला जो है बिल्कुल सेट भी हो गया। बस ये क्या होगा, वेब बेस्ड इंटरफेस हमारा मेरे पास आ जाएगा सारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस के अंदर मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, ठीक है। जितना भी आपके यूजर इंटरफेस है ना, जो यूजर के साथ डील कर रहा है, ये सब कुछ, ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। इसके अंदर बटन, मेन्यूज, विंडोज, आइकन, ये सारी चीजें आ रही होती हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है। प्रोसेस प्रोसेसेस इन यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये जो फ्लो चार्ट है ना, खास तौर पे ये फ्लो चार्ट पेपर के अंदर कभी कभी आ जाता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि प्रोसेसेस जो है ना सारे वो बता दें आप, सही है। हम देखते हैं इसको। यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट प्रोसेस इज रिपीटेटिव एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्पाइरल मॉडल। एक स्पाइरल मॉडल है, ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। दी प्रोसेस encompasses 4 distinct framework activities, ठीक है। ये 4 डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, जिसके थ्रू आप ये अपने सारे काम करते हो। सबसे पहले इसमें इंटरफेस वैलिडेशन, आपने अपने इंटरफेस को वैलिडेट करना है। सबसे पहले तो ये है कि आप इंटरफेस का एनालिसिस करो कि इंटरफेस को किस तरह से बनाना है, इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत आपको होगी इसके अंदर, क्या क्या आपने, आपकी नीड्स क्या, पहले तो जब एनालिसिस करते हो ना तो आपको ये देखना होता है कि आपकी नीड्स के ऊपर कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि आपको समझ में आते हैं कि यार ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस के अंदर आपको ये देखना होता है कि लेट्स से अगर मुझे यूजर कह रहा है कि आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना है, आपको एक स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है, या लेट्स से आप वाटर पार्क के लिए वेबसाइट बनानी है, तो आपको एक वाटर पार्क के लिए वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर यही चीज़ें होंगी। अब वाटर पार्क के लिए जो वेबसाइट बनाओगे ना आप, तो आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, कौन से कंपोनेंट्स लगाओगे, आपका डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारा जो एनालिसिस है ना ये किस चीज़ के अंदर आएगा, ये आएगा आपका इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। ये स्पाइरल चलेगा, स्टार्ट होगा, आप कहाँ पहुँचे, अब आपने डिज़ाइन इंटरफेस डिज़ाइन की तरफ गए। आपने कहा चलो अब ऐसा करता हूँ कि मैं इंटरफेस डिज़ाइन को देखता हूँ कि ये इंटरफेस जो है ना मेरा वो डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। आपने कहा चलो यार ये कर लेता हूँ, अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ वट एवर, ठीक है। ये ऑप्शन अच्छा है, ये ऑप्शन मैं ऐसा करता हूँ, ये टूल उठा लेता हूँ, ये वाली डिव मैं यहाँ से इस तरह रख दूंगा। डिज़ाइन आपने कर लिया, ठीक है, अच्छा सा डिज़ाइन आपने बना लिया। फिर आप क्या करोगे, आप इंटरफेस की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो करोगे। आप अपना अपना इंटरफेस बनाना शुरू करोगे, आप अपनी थीम डिज़ाइन कर रहे हो। आपने यूजर इंटरफेस एक डिज़ाइन टाइप का तो खड़ा कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो,
अपने पूरे डिज़ाइन के ऊपर एक थीम सी लगा रहे हो, उसको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसका जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये स्ट्रक्चर मेरा यहाँ सही काम नहीं कर रहा था, लेट्स से मैं 2 डिव्स और एक इमेज लगा रहा हूँ नीचे, मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसको चेंज करके एक अच्छे वे के अंदर ले आओ। ठीक है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कर रही है इसको सही करें। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, वैलिडेशन के ऊपर। वैलिडेशन के ऊपर आप गए, आपने कहा वैलिडेशन के, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि ना ये डिव यहाँ पे सही नहीं लग रही, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, ये टाइप होगी, ये टाइप होगी, ये डिव इस क्लास को, ये डिव ना इसकी विड्थ इससे ज़्यादा ना हो, इसकी विड्थ इतनी हो, इसकी विड्थ ऐसी हो, इसकी विड्थ ऐसी हो। हमने मीडिया क्वेरी पढ़ी थी, हमने बात की थी मीडिया क्वेरी के अंदर हम CSS के थ्रू, बगैर बूटस्ट्रैप के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को किस तरह रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें देखोगे, एक एक चीज़ को वैलिडेट करोगे कि यार कोई चीज़ मेरी ख़राब तो नहीं हो रही, कोई कलर बुरा तो नहीं लग रहा, कोई कलर चीज का आउट तो नहीं हो रहा, कोई कलर मेरा ऐसा तो नहीं है कि स्टैटिक जो डिफेंसी है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है, कोई वायलेशन ऑफ रूल्स तो नहीं हो रही इंटरफेस जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ये सब चीज़ें देखोगे, फिर दोबारा से आपकी साइकिल घूमेगी, आप दोबारा से एनालिसिस करोगे, फिर दोबारा से डिज़ाइन की तरफ जाओगे, उसको दोबारा से देखोगे क्या मैंने सही किया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिज़ाइन के कोई कंपोनेंट तो ख़राब नहीं हो रहा है, कोई डेव लगाना भूल तो नहीं रहा। फिर दोबारा से क्या करोगे, दोबारा से आप जाओगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मेरी कंस्ट्रक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप टेस्ट कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको लगे कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, आप मैक्सिमम अपने पॉइंट्स तक पहुंच जाओ कि यार मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उस पर क्या करो आप, अब आप रुक जाओ। लाइक अब मैं सोच रहा हूँ कि तकी मैंने मैक्सिमम काम कर लिया है जितना मुझसे हो सकता था। लेट्स से मुझे ये समझ में आया कि डिज़ाइन के अंदर लूप होल्स थे, मैंने डिज़ाइन को बेहतर किया, डिज़ाइन के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको सही कर लिया। अब मैंने डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को देखा, इंटरफेस के स्ट्रक्चर को देखा, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखा, नहीं यार ये डिव्स जो है ना मैंने आगे पीछे करनी थी, मैं इनको सेट करता हूँ, इनकी हाइट विड्थ इतनी नहीं होगी, इनका इनका जो CSS का स्टाइल है वो ये नहीं होगा, इनमें जावास्क्रिप्ट अगर मैंने लगानी है कहीं भी तो वो ऐसी नहीं होगी, वो ऐसी होगी, उसमें फंक्शन में ये नहीं लगा रहा, मैं फंक्शन ये वाला लगा देता हूँ। हर चीज़ को देखूंगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, दोबारा से वैलिडेशन की तरफ जाऊँगा। अब मैंने देखा कि ये वैलिडेशन मैंने यहाँ लगाई थी, ये कंपोनेंट यहाँ नहीं लगना था, ये मैंने यहाँ सेट कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको मैंने डिज़ाइन को डिफरेंट कर दिया, जो मुझे पहले सही नहीं लग रहा था अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, डिज़ाइन को फिर से चेंज कर दिया। अब मुझे लग रहा है मेरी वेबसाइट पूरी कंप्लीट है, अब क्या कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इंटरफेस एनालिसिस वाली सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन भी है, तुम लोग चाहो तो एक मरतबा देख लेना। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इंटरफेस वैल्यूएशन। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए ना तो इंटरफेस आपके पास इंटरफेस वैलिडेशन के साथ है। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो मेरा वो इंटरफेस वैल्यूएशन है। ये जो चीज़ें, एक तो ये वाला टेबल भी जो ये जो फ्लो चार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो फ्लो चार्ट है ना खासतौर पे आपकी सारी ही स्लाइड्स जो भी हम आज भी पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, उसके अंदर ये जो फ्लो चार्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी। ये फ्लो चार्ट अगर आप लोग समझ के कर लो, इनको ऐसा नहीं जरूरी नहीं है पेपर के अंदर आपसे पूछ ले। ये जो फ्लो चार्ट था जब सेशन 1 के 3-3 के अंदर आप 4 स्टेप पढ़ रहे थे वैल्यूएशन का, इंटरफेस वैल्यूएशन का, उसमें मौजूद था, वहाँ से आप मुझे ये बता दें, वहाँ से मुझे, ऐसा नहीं होगा, आपसे कॉन्सेप्ट की बेस पे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप बस ये देख लेना कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बस ये चीज़ें देखनी है हमें। ठीक है, अच्छा, इट इन्वॉल्व evaluation of the design, बिल्कुल प्रोटोटाइप। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर इट मीट्स दी, बिल्कुल वही वाली बात कि क्या वो मीट्स जो नीड है, जो आपने वैलिडेशन किया, आपने सोचा कि यार मुझे ये करना था, ठीक है, या ये प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो आपकी जो नीड्स है वो पूरी कर भी रहा है आपका, आपका जो डेटा, जो आपका कोड है, आपका जो डिज़ाइन है वो आपकी नीड्स पूरी कर भी रहा है या नहीं। आपने ये सारी चीज़ें देखनी है वैल्यूएशन के टाइम पे, जब आप यूज़र को प्रोटोटाइप दे रहे हो या यूज़र को अपनी वेबसाइट दे रहे हो। अच्छा, प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक बेसिक सा मॉडल होता है जो आप यूजर को दिखाने के लिए या अपने अपने एक अंदाजे के लिए, यार मेरी वेबसाइट तो ऐसी होगी, लेकिन इसका बेसिक प्रोटोटाइप या समझ लो कि हैंड आउट टाइप का, कुछ लोग हैंड आउट के थ्रू करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि छोटा मोटा फोटोशॉप में बना लिया, हल्का फुल्का सा, यानी ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए। ठीक है, उस पर कर लिया, तो या तो ये करना है या तो आप क्या करो, आप ये बता दो यूजर को कि भाई ऐसे काम करना है, ऐसे कर दो। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं, आप कुछ भी चाहो। जैसे मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप फोटोशॉप पे कर लो, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और उस पर भी आप प्रोटोटाइप्स बना सकते हो वेबसाइट के, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ जा रहा होता है, स्टार्टिंग में आप लोगों को मुश्किल होगी उसके अंदर। ठीक है,
अब इसके अंदर हमें इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। जिसके अंदर हमारे पास प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है स्टार्टिंग का, ठीक है, फिर प्रोटोटाइप पहले वाले इंटरफेस का, नंबर वन इंटरफेस का, फिर क्या करोगे आप, प्रोटोटाइप ही आपको किस चीज़ का इंटरफेस का एन नंबर ऑफ इंटरफेस जितने भी आपके पास इंटरफेसेस हैं सबका प्रोटोटाइप अगर आपको मिलकर फिर आप क्या करोगे, यूजर एवेल्यूशन की तरफ जाओगे, यूजर को दिखाओगे, यूजर कोई प्रॉब्लम देगा तो यूजर की ये देखो एवेल्यूशन स्टडी जो डिजाइनर ने जो एवेल्यूशन की है सबको मिला के सबके साथ काम करके, एक मिनट देना मुझे जरा, और नहीं एक मिनट चेक कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि इनकी बैटरी ज़रा खत्म हो रही है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज़ में? एकदम सही है आपकी आवाज़। सही आ रही है मेरी आवाज़ आपको? ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है। यानी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है? जी, हल्की हल्की आ रही है। एक मिनट रुकना यार, असल में मैंने हेडफोन्स यार हटा दिए क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, तो इसलिए एक मिनट रुक जाना ज़रा। ये मेरा सिस्टम अभी आ रही है आवाज़ सही, बेहतर हुई ज़रा? सही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि आप सारे इंटरफेस को क्या करोगे, एक साथ करोगे, फिर यूज़र की मॉडिफिकेशन की तरफ जाओगे। अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमने स्टडी की इवैल्यूएशन से जो हमने स्टडी की डिज़ाइनर्स के, तो यूज़र ने हमें आइडियाज़ दिया, हम क्योंकि हम सब कुछ हमने प्रोटोटाइप के थ्रू यहाँ पे किया। फिर हमने क्या किया, अब डिज़ाइन की मॉडिफिकेशन के ऊपर गए, फिर डिज़ाइन की मॉडिफिकेशन पे गए, फिर सारे प्रोटोटाइप्स को सेट किया, फिर यूज़र के डिज़ाइन के थ्रू हम आए वापस, फिर हमने मॉडिफिकेशंस को, और ये स्टेप्स जब तक चलते रहे जब तक यूज़र हमारा सेटिस्फाई नहीं हो गया, ठीक है। बस ये स्टेप्स आपने जब तक चलाने जब तक आपका यूज़र जो है ना वो सेटिस्फाई ना हो जाए। यूज़र को सेटिस्फाई करना बेसिकली हमारा मेन एम है, कि मुझे असल जो काम करना है ना वो यूज़र को सेटिस्फाई करना है। अगर मैं यूज़र को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गया तो मैं समझ लूँगा कि मेरा डिज़ाइन जो है वो नेट से सक्सेसफुल हो गया, और अब मैं सही डिज़ाइन जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सही कंक्लूजन्स जो है वो आगे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पर, इसके अंदर यूज़र मॉडल है, डिज़ाइन मॉडल है, मेंटल मॉडल है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, जो कि हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं आमतौर पे, जो दुनिया में पड़ती भी है और हमें करने भी चाहिए ये। अब देखो इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मॉडल्स हैं जो कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एमसीक्यूज देखा हुआ है एक टेस्ट के अंदर, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो बस तुम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे तुम लोगों को ये वाले मॉडल्स नजर आए वहाँ पे तुम लोगों ने चेक लगा देना है, या एमसीक्यूज के अंदर जिस तरह भी अटैम्प्ट करने हो उसको अटैम्प्ट करना है। क्योंकि मैं ज़ाहिर है पेपर्स नहीं बना रहा होता, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता पेपर में क्या आएगा। मैं पुराने पेपर्स या नेट से पेपर स्टूडेंट कर रहा है, अब तो एपटेक भी नहीं खुल रहा काफ़ी दिन से, तो ऐसा भी नहीं होता कि स्टूडेंट पेपर कर रहा है मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ तो देख रहा हूँ कि यार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वरना हमें इसी तरह से पता चलता है आमतौर पर, ठीक है। या कभी तुक्का लग जाए तो हम जो क्वेश्चन बनाते हैं उससे थोड़ा बहुत मिलते जुलते पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे इससे पहले भी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, पिक्चर डायग्राम्स होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। और ये स्लाइड्स जो दूंगा इनसे प्रिपरेशन भी कर लोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लग रहे होते हैं, क्योंकि ये भी बुक से ही बनी होती है आप लोगों की, या बुक्स समझ लो कि बुक्स आपकी इन डिज़ाइन से, या ये समझ लो कि ये वाले क्या कहते हैं, ये वाली स्लाइड से बनी होती है बुक आपकी। अच्छा, मॉडल्स इन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, तो भाई इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू एस्टैब्लिश किया जाता है मॉडल, जो भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द प्रोफाइल ऑफ द एंड यूज़र, ठीक है। ये प्रोफाइल बता रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है एंड यूज़र की ऑफ सिस्टम,
कि एंड यूजर जो है ना आपके सिस्टम का वो कैसा होगा, ठीक है। इट फोकसेस ऑन दी सिंथेटिक एंड सिमेंटिक नॉलेज ऑफ द यूजर। यूजर की जो सिंथेटिक और सिमेंटिक नॉलेज है ना, यानी आपके सिस्टम के मुताबिक यूजर की नॉलेज कैसी है, किस तरह से काम कर रहा है, वो सब डिस्क्राइब यहाँ पर हो रही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंथेटिक नॉलेज जो है वो क्या होती है, जो आपकी सिंटैक्टिक नॉलेज जो होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। डिस्क्राइब्स दी बेसिकली अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स ऑफ इंटरेक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू यूज द इंटरफेस इफेक्टिवली। वो सारी चीज़ें जो कि ज़रूरत होती है, नहीं ये समझ लो कि मैकेनिक्स ऑफ इंटरेक्शन, जो मैकेनिज्म यूज़र इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, वो यहाँ पर आपके लिए यानी वो बेसिकली यहाँ पे काउंट किया जा रहा होता है, ठीक है। यूज़र जिस तरीके से कौन कौन से तरीक़ों से आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके आपके जो इंटरेक्शन आपकी जो वेबसाइट है उससे इंटरेक्शन कर सकता है, वो सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। फिर सिमेंटिक नॉलेज आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, तो फोकस इस ये क्या कर रही होती है, फोकस कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, उस सारे फंक्शंस के ऊपर ये बेस कर रही होती है। अच्छा, मॉडल इन यूजर इंटरफेस डिजाइन अभी वही चल रहा है, मेंटल मॉडल है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय द यूजर व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। यूजर के थ्रू यूजर डेवलप करता है, कैसे डेवलप करता है, जब आपकी वेबसाइट से वो इंटरेक्ट कर रहा होता है उस दरमियान ये यूजर डेवलप करता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर्स सिस्टम परसेप्शन, ठीक है। हाउ डू यूजर्स थिंक दिस वर्ड्स, यानी बेसिकली हो क्या रहा होता है कि ये सारा परसेप्शन जो होता है वो यूजर की तरफ से क्रिएट किया जा रहा होता है कि आपकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कैसे पास्ट का उसका एक्सपीरियंस था, कैसा प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है, वो सारी नॉलेज जो है ना वो यूजर की होती है इसमें। फिर डिजाइन मॉडल इट इज क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एनालिसिस फेज of the requirements and account the data takes into account the data and architectural interface and procedural aspects of the system, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, इस फेज के अंदर आप ये कर रहे होते हो कि एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू, यानी आप जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसके थ्रू ये डिज़ाइन होता है, वो इससे बताता है, वो इससे बनाता है इस पूरे प्रोसीजर को। इसमें होता क्या है कि आप स्टार्टिंग एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट से लेकर और आर्किटेक्चरल और प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम है ना, उन सबको देख रहे होते हो कि किस तरह से क्या चीज़ काम होगी, प्रोसीजर कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस सबको आप देख रहे हो कि रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पूरी हो भी रही हैं या नहीं हो रही, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी यूज़र की वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को आपको देखना है, सही है। फिर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, इट इज़ क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटर। अच्छा, अगर आप लोगों ने सुना हो तो इंडस्ट्री के अंदर ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन वाले भी होते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन वाले क्या करते हैं, हम लोग तो ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, हम लोगों ने काम ये करना होता है कि हम डिज़ाइन करके यूज़र को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप बार बार, जी, अच्छा एक मिनट में देखता हूँ, मेरा आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है मेरे ख्याल से। अभी आवाज़ बेहतर हुई मेरी, अभी मेरी आवाज़ बेहतर हुई, सही है। अच्छा, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाले होते हैं ना, ये फ़ायदा, इनका फ़ायदा ये हो रहा होता है मेरे ख्याल से कि ये आपका काम बहुत आसान कर होते हैं। मैंने तो लेट से सॉफ्टवेयर हाउस में बैठना है, काम करना है, डिज़ाइन करना है और देना है। ये क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए यही जा रहे होते हैं। बार बार किसी कंपनी का लेट से सॉफ्टवेयर हमने डिप्लॉय करना है। अब नीड ये है कि जो डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर हाउस के जो लोग हैं ना, वो जाएँ और वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करें। हमारा काम ये होता है डिज़ाइन करते हैं और इनको पकड़ा देते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जल्दी से बाकी लोग ज्वाइन कर ले, तो मैं बस, ये लास्ट ही हमारा सेशन चल रहा है, एंड होने वाला है ये। आई थिंक एक दो पेजेस ही रह गए। ठीक है,
तो ये टीम क्या कर रही होती है, इम्प्लीमेंट कर रही होती है। इसके अंदर होता क्या है कि ये इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटर्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। ये सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। हम क्या पहले क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। अपनी जो हमारी कंपनी है ना, लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर अगर काम करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी टीम से, अपने एम्प्लॉयज से कहता हूँ कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, ये जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, आप क्या करो, हमारे ही कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कंपनी के कंप्यूटर है उनके ऊपर पहले से टेस्ट करो, इन्हें रन करो, ठीक है। अभी भी इनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फिक्स करो, और फिर उसके बाद ये यूज़र को दो। तो ये क्या काम, ये सारे इम्प्लीमेंटर्स काम कर रहे होते हैं। इन कामों में क्या लगाता हूँ मैं इम्प्लीमेंटर्स को लगाता हूँ कि इम्प्लीमेंटर्स से कहता हूँ कि भाई आपने ये सारा काम डील करना है, आपने सब कुछ देखना है, और उसके बाद आपने ये आगे इम्प्लीमेंट भी करना है यूज़र को जाके। इट कंसिस्ट ऑफ लुक एंड फील ऑफ द इंटरफेस। ये लुक और फील के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, उस सबको डील कर रहा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर की लुक और उसकी फील कैसी है, ठीक है। ये सब हम यहाँ से देख रहे होते हैं। लेट से आप इसके लिए क्या करते हो, आप यूज़र के लिए ये सारी चीज़ों, यानी आप यूज़र को जब दोगे, ये इम्प्लीमेंटर्स ये काम करते हैं, तो क्या करेंगे वो, इन्फॉर्मेशन सच एज लेट से रिसोर्सेज बनाओगे, ट्यूटोरियल्स बनाओगे, हेल्प फाइल्स बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, डॉक्यूमेंट, ऑडियोज, ये सारी चीज़ें बनाओगे, पेपर वर्क, हैंड आउट्स बनाओगे, ताकि यूज़र को सिस्टम, आपके जो एप्लीकेशन है, आपकी जो वेबसाइट है, उसको यूज़ करने में परेशानी ना हो। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग अपना जो सेमेस्टर, आपकी जो वेब डिज़ाइनिंग का अभी आएगा ना ये प्रोजेक्ट, देखो मैं हफ्ते के अंदर, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैं अपनी जो ई प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट है वो करवा दूँ आप लोगों की। तो आपको जो ई प्रोजेक्ट आएगा ना, आप लोग इसके अंदर नोटिस करोगे कि उसके अंदर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी। डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है, डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है कि आपको ये करना होगा कि आपको जो आपने वेबसाइट बनाई है उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट की सूरत में लगानी होगी, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट की सूरत में लगाओगे, उससे होता क्या है, जब भी आप किसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो, तो आप डॉक्यूमेंटेशन साथ देते हो, क्योंकि यूज़र को नहीं पता आपने कौन से पेज पे कौन सा बटन लगाया, उसका क्या मतलब है, ठीक है। आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर हर चीज़ बताते हो, यार मैंने यहाँ पे ये पूरा पेज है, इसके ऊपर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये कंट्रोल्स मिल सकते हैं, ठीक है। आप एक एक चीज़, क्योंकि आपका जो यूज़र होता है ना, वो एक लेमैन होता है, ठीक है। उससे सिर्फ इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी कुछ टाइम पे नहीं आती। कभी तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती सही से, उनको भी आप एप्लीकेशन दे रहे होते हो, आप उनसे भी ना यानी हज़ारों लाखों की डील कर रहे होते हो, उनको इंग्लिश भी नहीं आती सही से, और प्रॉब्लम कर रहे होते हैं आपके लिए। पर्सनली बहुत ज़्यादा मैं ऐसे लोगों को डील कर चुका हूँ, कोई 3-4 लोग ऐसे डील कर चुका हूँ, सही से उनको बेचारों को इंग्लिश भी नहीं आती। हमने जो डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई होती है ना, उसमें भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने सिस्टम आपने बना लिया, एज ए डेवलपर आपने सिस्टम बना लिया। आपने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर हाउस की जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग थे ना, ये दो दो अभी नए बंदे हायर किए थे, इंटर्नीज थे, उनको इम्प्लीमेंटेशन पे लगा दिया लेट से बॉस ने। अब वो जो इम्प्लीमेंटर है ना, उनको आप क्या करोगे, उनको आप ऐसे कहोगे कि भाई मैंने ये सिस्टम बना दिया है, आप इसको देखो, स्टडी करो, तो टेस्ट करो अपने आप यहाँ अपने कंपनी के कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। और फिर क्या करो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी करो, इसको चेक करो, इसके फेजेस के अंदर बनाओ, वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, ऑडियोज, हैंडआउट्स और डिफरेंट चीज़ें बनाओ, ताकि जब आप यूज़र को डिलीवर करने जाओ ना, ये तो यूज़र के पास एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, वो समझ जाए कि आपने किस तरह सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है। बेसिकली ये मकसद होता है। अच्छा, इसके बाद समरीज एक मरतबा देख लें, समरीज एक मरतबा पढ़ लें, मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। समरीज एक मरतबा पढ़ लें, मुझे बता दें भाई सब लोग, ठीक है। समरीज रीड करके मुझे बता दें।